नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग प्रदेश के बच्चों को कम लागत पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विकल्प तलाश करेगा ताकि जमीनी स्तर तक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा स्कूलों में बेहतरीन बुनियाद ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए भी अपने सुझाव दें। देखिए, शासन से सुशासन तभी साकार हो सकता है जब आखिरी छोर पर सरकार की पहुंच सुनिश्चित होगी और सुशासन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नए हरियाणा विजन को पूरा करने के लिए योजनाओं और सेवाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम 5 वर्षों से जमीनी स्तर पर सार्थक परिणाम प्रदान कर रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो अपने 6ठे वर्ष में कार्य कर रहे CMGGA ने नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों, मुद्दों के समाधान और वास्तविक परिणामों के लिए प्रक्रियाओं को बदलने के लिए सिफारिशें की हैं। पिछले 6 महीनों में CMGGA ने हरियाणा के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सक्रियता से काम किया और उन्होंने नागरिकों के साथ बातचीत कर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों की पहचान की और इन समस्याओं को दूर करने की सिफारिशें की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई 1 दिवसीय बैठक में ये सिफारिशें प्रस्तुत की गई। योजनाओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बैठक में अशोका विश्वविद्यालय के ट्रस्टी और सह संस्थापक प्रमथ राज सिन्हा और प्रोफेसर कुलपति राजेश गरोडिया भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मॉडल संस्कृति स्कूल, सुपर 100, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ग्राम दर्शन और जन सहायक जैसे कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों के संबंध में जमीनी स्तर पर पाई गई चुनौतियों और अनुभवों को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तमाम प्रमुख योजनाओं पर सहयोगियों की ओर से की गई सिफारिशों को गंभीरता से सुना और उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, सर्वप्रथम संरचनात्मक मुद्दों पर काम करना, जैसे तमाम वितरण योजनाओं और कृषि, शिक्षा और सेवा वितरण योजनाओं सहित अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों को योजनाओं और सेवाओं में इन सुझावों का शामिल करने के भी निर्देश दिए ताकि इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, जिससे अंतिम छोर तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने में कोई कसर न रहे। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं पर CMGGA के काम की सराहना की और उन्हें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और तकनीकी हस्तक्षेप जैसी पहलों पर सक्रियता से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि CMGGA मॉडल देश में एक अद्वितीय सफल कार्यक्रम के रूप में उभरा है और इससे हरियाणा को लाभ हुआ है। हमारा लक्ष्य हरियाणा में हर नागरिक की सेवा सुनिश्चित करना है, जिसमें अंतिम व्यक्ति का उदय शीर्ष पर हो। वहीं उन्होंने कहा कि ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रमों का निर्माण, निरंतरता और संस्थागत किया है। वहीं बैठक में नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार की प्रमुख योजनाओं पर प्रगति को भी दर्शाया गया। शिक्षा, कृषि, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सहयोगियों ने ग्राम शिविरों का आयोजित करने में सुविधा प्रदान की, व्यापक प्रचार प्रसार किया और चुनौतियों को समझकर संबंधित उपायुक्तों के मार्गदर्शन में शिकायत निवारण भी मदद की। इन गतिविधियों से हरियाणा में 60% पंजीकरण के साथ MMFB पोर्टल पर भूमि के पंजीकरण में वृद्धि हुई। साथ ही स्वीकृति शिकायतों में से लगभग 89% को सहयोगियों की मदद से जिला प्रशासन के माध्यम से हल किया गया। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि रोजगार के विषय पर
सहयोगियों ने नागरिकों के साथ बातचीत की, मौजूदा प्लेटफॉर्म की जांच की और डाटा का पूरी तरह से विश्लेषण भी किया। इसमें ये पाया गया है कि कई प्लेटफॉर्म होने से नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे इनका कम उपयोग हो रहा है। सहयोगियों ने नौकरी के अवसर, स्वरोजगार और करियर मार्गदर्शन समेत परामर्श के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की सिफारिश की। इससे सूचना प्रवाह और कई योजनाओं व सेवाओं के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा का समर्थन किया और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने अपने सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किए और बैठक में लिए गए फैसलों पर सहयोगियों को और तीव्रता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों ने सरकारी तंत्र को समझने में एक सराहनीय काम किया है और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। हम हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक कैसे पहुंचा सकते हैं, मुझे विश्वास है कि उनकी जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम लाएगी। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि CMGGA कार्यक्रम युवा पेशेवरों के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने और अफसरशाही को समझाने का पहला अनुभव है। ये कार्यक्रम एक स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए राज्य सरकार, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट्स को एक साथ जोड़ता है। वहीं अशोका विश्वविद्यालय के संस्थापक और ट्रस्टी प्रमथ राज सिन्हा ने कहा कि यकीन है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सहयोगियों का एक गहन और उपयोगी अनुभव रहा है, जिसने क्षेत्र में काम करने के उनके संकल्प को और बढ़ाया है और ये सुनिश्चित किया है कि हम सभी हरियाणा में सुशासन के मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रायोजकों ने कार्यक्रम के सुचारू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हीरो मोटोकार, सिस्को सिस्टम्स इंडिया, पर नॉट रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन और योकोहामा इंडिया का आभारी हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम के साथ निरंतर समर्थन और जुड़ाव रखा। CMGGA कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं पर काम करने और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और कौशल का लाभ उठाने के लिए 2016 से अशोका विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच एक रणनीतिक सहयोग है। हर साल 24 चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा के 22 जिलों में रखा जाता है और सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए सीधे तौर पर उपायुक्तों और जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं और नागरिक वितरण सेवाओं में वृद्धि के लिए मौजूदा संरचनाओं को सुधार करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करते हैं। ये एक दिवसीय बैठक कई मायनों में सकारात्मक रही और राज्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक संशोधन के संबंध में निर्णय लिए गए, जिससे बड़े पैमाने पर नागरिकों को लाभ होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में सीएम विंडो और ट्विटर हैंडलर एक सहज टूल बन गया है, जिसकी बदौलत हरियाणा प्रदेश में अब तक 11,49,615 से ज्यादा लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा सके हैं और सरकार की ओर से इस व्यवस्था पर भी रही शिकायतों की संख्या को देखते हुए फैसला ले लिया गया है कि अब महीने में कम से कम 3 बार इन पर आई शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2022 से की जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलाइजेशन के विजन को और ज्यादा तेजी प्रदान करने के उद्देश्य के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री की इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल लोगों के लिए एक सहज टूल साबित हो रहा है और अब तक 11,49,615 से ज्यादा लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी और चंडीगढ़ मुख्यालय से सीएम विंडो एवं ट्विटर हैंडल की निगरानी कर रहे भूपेश्वर दयाल के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का कीमती समय और पैसे बचाने के साथ साथ उनकी शिकायतों का त्वरित निपटान करवाना भी है। वहीं भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो पर लोग एक सादे कागज पर अपनी शिकायत भेजते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अगले ही दिन संबंधित विभाग को उस शिकायत के बारे में जानकारी देने के साथ साथ शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है। प्रदेश के लोग अब चंडीगढ़ आने की बजाय जिला लघु सचिवालयों पर ही अपनी बात सीधी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर आरंभ की गई सीएम विंडो व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सीएम विंडो पर अब तक 9,21,175 शिकायतें मिली, जिसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। वहीं भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग की युवा पीढ़ी भी पीछे नहीं है। 15 मई 2017 से शुरू की गई थी ट्विटर हैंडल व्यवस्था। साल 2021 तक 2,28,440 बार मुख्यमंत्री को टैग कर चुके हैं, जिनमें 2,21,848 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि युवाओं ने साल 2017 में 6,887, जबकि साल 2018 में 26,475, साल 2019 में 51,251 और साल 2020 में 78,698 और साल 2021 में 65,129 शिकायतें ट्विटर हैंडल पर भेजी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप और इस व्यवस्था के चलते पानीपत के विशाल जूट का ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटना संभव हो सका। वहीं ओएसडी के मुताबिक सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों के समाधान में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की भी अहम भूमिका होती है। सरकार की ओर से इस व्यवस्था पर आ रही शिकायतों की संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है कि अब महीने में कम से कम 3 बार इन पर आई शिकायतों की समीक्षा की जाए, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2022 से की जा रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार प्रदेश की छात्राओं को सरकारी बसों में निःशुल्क सफर कराने का तोहफा देने जा रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया है। दरअसल प्रदेश के ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाली कॉलेज छात्राओं को आने जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का सपना संजोया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों ने योजना पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है, जिससे अब इस योजना को जल्द ही जिलेवार शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का खाका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रपोजल पर परिवहन विभाग ने मंथन के बाद 557 सरकारी बसों की व्यवस्था कर ली है। अब इन बसों के जरिए 35,807 छात्राओं को कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। वहीं एक नजर डालते हैं हरियाणा में छात्राओं के लिए चलने वाली बसें और बसों का जिलावार रूट, इसके साथ ही बसों में सफर करने वाली छात्राओं की संख्या। रेवाड़ी जिले में 29 रूटों पर 33 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1513 छात्राएं सफर करेंगी। वहीं सोनीपत में 21 रूटों पर 28 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1714 छात्राएं सफर करेंगी। वहीं अगर बात की जाए यमुनानगर की, तो यमुनानगर में 11 रूटों पर 19 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 727 छात्राएं सफर करेंगी। अगर बात की जाए रोहतक की, तो रोहतक में 14 रूटों पर 15 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 718 छात्राएं सफर करेंगी। कुरुक्षेत्र में 7 रूटों पर 7 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 333 छात्राएं सफर करेंगी। करनाल में 12 रूटों पर 17 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें 869 छात्राएं सफर करेंगी। जींद में 24 रूटों पर 32 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 2105 छात्राएं सफर करेंगी। झज्जर में 33 रूटों पर 39 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1910 छात्राएं सफर करेंगी। चरखी दादरी में 19 रूटों पर 19 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 952 छात्राएं सफर करेंगी। भिवानी में 24 रूटों पर 36 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 2205 छात्राएं सफर करेंगी। अगर बात की जाए फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में 33 रूटों पर 35 बसें चलेंगी,
जिनमें 2135 छात्राएं सफर करेंगी। महेंद्रगढ़ में 47 रूटों पर 51 बसें चलेंगी, जिनमें 2969 छात्राएं सफर करेंगी। पंचकूला में 21 रूटों पर 21 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें 982 छात्राएं सफर करेंगी। नूह में 17 रूटों पर 18 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 822 छात्राएं सफर करेंगी। हिसार में 16 रूटों पर 30 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1653 छात्राएं सफर करेंगी। पानीपत में 14 रूटों पर 14 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 851 छात्राएं सफर करेंगी। सिरसा में 27 रूटों पर 34 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1672 छात्राएं सफर करेंगी। कैथल में 14 रूटों पर 21 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1216 छात्राएं सफर करेंगी। पलवल में 14 रूटों पर 14 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 487 छात्राएं सफर करेंगी। फरीदाबाद में 12 रूटों पर 15 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 704 छात्राएं सफर करेंगी। अंबाला में 32 रूटों पर 32 बसें चलाई जाएंगी, 1830 छात्राएं सफर करेंगी। गुरुग्राम में 23 रूटों पर 27 बसें चलेंगी, जिनमें 1443 छात्राएं सफर करेंगी। यानी कि कुल 479 रूटों पर 557 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 35,807 छात्राएं सफर करेंगी। इन बसों में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए परिवहन विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रपोजल तैयार किया है, जिसके तहत जल्द ही सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि योजना इस साल जनवरी महीने में शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इस योजना पर ब्रेक लग गया। फिलहाल कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से कम होने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में तकरीबन सभी शैक्षणिक स्थान खुल चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने बसों की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में कदम उठाए हैं और छात्राओं को निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर ली है। खास बात यह है कि विशेष तौर पर कॉलेज छात्राओं के लिए चलाई गई सरकारी बसों में केवल छात्राएं ही सफर कर सकेंगी और अगर उसी गांव या रास्ते से कोई अन्य महिला बस से सफर करना चाहती है तो वो सामान्य किराया देकर सफर कर सकती है। बस में पुरुषों के सफर करने पर पाबंदी रहेगी। परिवहन विभाग की ओर से इन बसों की आवाजाही के लिए करीब 479 रूट तय किए गए हैं। बस पहले गांव से छात्राओं को बिठाने के बाद अन्य गांवों से होती हुई कॉलेज पहुंचेगी। फिर बस छात्राओं को उतारने के लिए लोकल रूट भी कवर कर सकती है। छात्राओं की कॉलेज से छुट्टी होने के बाद दोबारा वही बस छात्राओं को घर तक पहुंचाएगी और अंतिम स्थान पर जाकर खड़ी हो जाएगी। दरअसल प्रदेश के खासकर ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाली कॉलेज छात्राओं को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, साथ ही वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्राओं को निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का सपना संजोया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों ने योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया था। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में कई गांवों का दौरा किया है। इस दौरान गांव वासियों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने लोगों की समस्या सुनी और मौके पर ही निपटारा भी किया। वहीं कृषि मंत्री ने गरीब परिवारों और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू के रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के दर्जन भर गाँव में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान कृषि मंत्री का गाँव वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में लोहारू क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी को अधिक बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई करने में काफी सुविधा मिले।
उन्होंने ये भी कहा कि वे लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में ईख और धान की खेती करवाएंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे सड़क, पेयजल, गली और चौपाल के निर्माण कार्यों की मांग की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने उन्हें मौके पर ही इन सब सुविधाओं की मंजूरी प्रदान की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने गरीब परिवारों और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू की रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा, ताकि लोगों को रेगिस्तान से छुटकारा मिल पाए। और धीरे धीरे कर करके हमारी इच्छा यह है ये रेतीले टिल्ले हरे भरे हों। इस बार प्रकृति ने साथ दिया है, किसान के चेहरे पर खुशी है कि अच्छी सरसों, अच्छा गेहूं की फसल और अच्छा भाव इनको दिखाई देता है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि किसान हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और खासकर लोहारू का खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर नई नई योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें फसल बीमा योजना और पशु क्रेडिट कार्ड योजना प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। भेड़ और बकरी पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो छोटे पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरसों और मूंग के खराब मुआवजा शीघ्र ही प्रभावित किसानों को दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे किसानों को हर दुख दर्द में हमेशा साथ हैं। लोहारू का दक्षिण का क्षेत्र है, राजस्थान से लगता हुआ रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो है पानी की कमी थी। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लेकर के, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेकर के हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बागवानी के हम विश्वविद्यालय का सेंटर खोल रहे हैं। इजराइल की विधि से हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं। किसानों को सिखा करके इस क्षेत्र को बागवानी से, सब्जियों से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से उन्नत किसान यहाँ से हम तैयार करना चाहते हैं। और उत्तर सरकार ने 85% सब्सिडी सिंचाई के लिए दे रखी है। गांव खेतों में टैंक बनाते हैं, उसके लिए पैसे सरकार देती है। नहरों से खेत टैंक में पैसा ले जाना है, उसके लिए सरकार देगी। सोलर बिजली लगानी है, उसके लिए सरकार सुविधा देगी। माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% उसके लिए सरकार देगी। बीमा कर की योजनाएं, पशु का बीमा हम 100 रुपये में कर रहे हैं। फलों का और सब्जियों का, बागवानी का बीमा 750 रुपये में 30,000 रुपये का, 1000 रुपये में 40,000 रुपये का। हरियाणा पहला प्रदेश है जो किसान के लिए इतना अपने खजाने से उस किसान के जोखिम को दूर करने की कोशिश करे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रही है। इसके लिए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर मेरिट पर नौकरी प्रदान की जा रही है। जिन परिवारों में एक भी सदस्य नौकरी में नहीं है, उनको 5% अतिरिक्त दिए गए हैं, जिससे गरीब परिवारों के योग्य युवा सरकारी सेवा में आ रहे हैं। जबकि इससे पहले नौकरी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। हमारी ये नहरें लुप्त हो गई थी, पानी यहाँ आता नहीं था। पावर हाउस जो पंप हाउस थे वो ख़त्म हो गए थे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई यहाँ पानी आएगा। और चौधरी बंसीलाल इस इलाके के प्रमुख नेता ये कहते थे कि मेरा एक सपना है कि मैं धान और ईख की खेती कराऊं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करा पाऊंगा, लेकिन उस दिशा में मैं एक एक कदम बढ़ रहा हूं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लोहारू हलके के लिए जितना समर्थन दिया है, जितनी योजनाएं दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से आम जन खुश है और प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्य और जनहित की नीतियां विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नीतियों का दूसरे प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। इसमें ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पॉलिसी सबसे प्रमुख है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन पॉलिसी से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है और अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। जबकि पहले की सरकारों ने भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गाँव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने मंत्री से कहा कि लोहारू हलका में अब सिंचाई पानी की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री का प्रत्येक गांव में ढोल नगाड़ों व पगड़ी आदि से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने सभी गाँवों में प्राथमिकता से सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया और गरीबों को आर्थिक सहायता और गौशालाओं में लाखों की ग्रांट देने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर कृषि मंत्री ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि कोई भी परिस्थिति हो उसे जीता जाएगा और रेगिस्तान को भी हरा भरा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वहीं गुरुग्राम में बिल्डिंग की छत गिरने से हुए हादसे पर गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 2 डीएसपी इस मामले की जांच करेंगे। इस मामले में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।